गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आनंद स्टेडियम में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज से क्लासेस दोनों टाइम चलेंगी, मैथ की सुबह भी और शाम को भी। और एक सुबह के टाइम में मैं क्लास लूंगा, शाम को टाइम में हमारी ग्रुप के एक मेंबर हैं डीपी सिंह, वो क्लास लेंगे। वो आपको एडवांस पढ़ाएंगे और अर्थमेटिक में पढ़ाऊंगा। आज के सेशन का टॉपिक एक बार फिर से नंबर सिस्टम ही है। उस दिन हमारे जो भी यहाँ स्टूडेंट थे उनके डिमांड पे मैंने आधी अधूरी जो भी उनका क्वेश्चन था उस बेस पे नंबर का क्लासिफिकेशन बता दिया था। बाद में कुछ लोगों का सुझाव आया कि क्लासिफिकेशन आप पूरी तरीके से कंप्लीटली बताएं, तो आज फिर से नंबर सिस्टम के इस टॉपिक में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स देखेंगे। एक बार सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मुझे आप लोगों से कहना है, सक्सेसफुल होने के लिए जी जान लगा दो या फिर जाने दो। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आप जान लगा दो, नहीं चाहिए तो फिर जाने दो। आप इस प्रकार मत चलो कि ना ही जान लगाओ ना ही जाने दो। ऐसे लोग जो मिडल वाले होते हैं वो किसी काम के नहीं होते, ना तो इस पार जा पाते हैं और ना तो इस पार जा पाते हैं। आपको सक्सेस होना है तो आप अपना 100% दीजिए, अपना आउटपुट आप 100% दीजिए। और 100% देने के बाद में आप अपने ऊपर विश्वास रखिए कि जिस दिन मैं जान लगा के बिल्कुल मेहनत से पढ़ाई कर लूंगा उस दिन मेरा सफलता एकदम 100% फिक्स ही है। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। कहते हैं ना, फेथ विल मूव माउंटेन, मतलब विश्वास पर्वत को भी हिला सकता है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास हो गया कि मैं ये कर सकता हूं, तो पर्वत से एग्जाम्पल इसीलिए लिया गया है, उस रिजिड बॉडी को भी अगर विश्वास हिला सकता है तो ऐसा कौन सा चीज बचा कि उसके बाद मैं कर ही नहीं सकता हूं। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, आपके जो गाइडेंस है दिए जा रहे हैं आपको, आप उसको फॉलो करिए। और पर डे कहते हैं ना कि आप एक बार एक लेक्चर को सुन के फिर भूल जाएं, इसका कोई मतलब नहीं बना। फिर लेक्चर देने का या यूट्यूब पे अपना कीमती समय देने का कोई मतलब नहीं बना। प्रैक्टिस विल मेक परफेक्ट। अगर आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आप अपने आप को परफेक्ट बना लीजिए। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है, कई सारे लोग कहते हैं कि मैथ्स समझ में नहीं आती, मैथ्स मुझे बोरिंग सी लगती है। उसके पीछे कारण उनका यही है कि वो अपने आप से भागते हैं। मैथ प्रैक्टिस की सब्जेक्ट है, जितना आप इस पे अभ्यास करेंगे आपको मैथ्स उतनी अच्छी समझ में आएगी। अगर आप सोचे मैं एक बार पढ़ लूँ फिर मुझे हमेशा हमेशा के लिए याद रहे या उसके बाद मुझे पढ़ना ना पड़े, ये संभव नहीं। अपने आप को रिजिड मत रखिए, अपने आप को मूव कराते रहिए। आपका मन नहीं करता पढ़ने का, मत करिए, बिल्कुल पढ़िए मत, लेकिन अपने आप को पुश करिए। 10 मिनट रूल को फॉलो करिए। क्या है ये 10 मिनट रूल्स, मैं आपको बताता हूँ। आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते बोर होने लगे, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, आप अपने आप से कहिए बस 10 मिनट और, बस 10 मिनट और जब आप अपने आप को समझा के 10 मिनट उससे मांग लेंगे तो उस 10 मिनट में जो भी आप पढ़ेंगे उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका जो भी आउटपुट आएगा वो आपके 2 घंटे की पढ़ाई से कहीं ज्यादा आएगा। 10 मिनट रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं 21 डेज, 23, 24, 1 मंथ, हो सकता है कठिन हो तो आप 2 महीने 3 महीने तक फॉलो कर सकते हैं। 2-3 महीने तक फॉलो करने के बाद 2-3 महीने तक फॉलो करिए, आपको खुद ब खुद इसका रिजल्ट मिल जाएगा। माय फ्रेंड्स, जब भी कोई रनर होता है, धावक जिसे बोलते हैं, दौड़ने वाला, अगर वो अपना एम बनाया कि मुझे एक अच्छा धावक बनना है और मुझे 100-200 मीटर की रेस को नहीं, बड़े वाले रेस को तय करना है, तो एक ही दिन में वो 42 किलोमीटर नहीं दौड़ लेता, 40 किलोमीटर नहीं दौड़ लेता। जब वो शुरुआत करता होगा तो कहीं 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दौड़ता होगा, दूसरे दिन जाके वो 4 किलोमीटर ही दौड़ के नहीं आता, दूसरे दिन जाके वो अपने आप को पुश करता है और 4.2 किलोमीटर
या 4.5 किलोमीटर दौड़ता है। तीसरे दिन जाता है, फिर वो अपने आप को पुश करता है, 5 किलोमीटर दौड़ता है, और एक दिन अपने आप को पुश करते करते वो अपने उस एम को पा लेता है जिसको वो अपने अंदर डिसाइड करता है। आप लोग भी 10 मिनट्स रूल को फॉलो करिए, अपने आप को पुश करिए, बस 10 मिनट और 10 मिनट बाद तो मुझे फिर रेस्ट लेना ही है, बस 10 मिनट और। अगर आप रेगुलर ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आप पाएंगे कि हाँ, आप अपने आप को एक दिन सफलता की उस श्रेणी में लाके खड़ा कर लेंगे जिसमें कई सारे लोग इस रूल को फॉलो करके सक्सेस हुए। सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे ये कहनी है कि पढ़ाई के लिए एक स्थान फिक्स कर लीजिए। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप स्थान बदलते हैं तो आपका कंसंट्रेशन उतना अच्छा नहीं बनेगा जितना आप एक जगह फिक्स करके पढ़ाई करते हैं। खासकर जॉब करने वालों से मुझे यही कहना है कि आप अपने अध्ययन का एक जगह फिक्स कर लीजिए और आप अपने आप को फिक्स करके पढ़ाई करिए। उसका जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो जगह बदलने से बहुत ही बेहतर मिलेगा। तो आप अपने आप को फिक्स करके पढ़ाई करिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान में रखिए, सक्सेस होना है तो जान लगा दें, नहीं तो फिर जाने दें। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। नंबर सिस्टम जो हमारा टॉपिक है, तो नंबर सिस्टम जो आज हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग नंबर सिस्टम में जो पहला लेक्चर था नंबर्स का क्लासिफिकेशन हम लोग किए थे। तो यहाँ जो स्टूडेंट प्रेजेंट थे उनके अकॉर्डिंग उनका जो क्वेश्चन था बस उसी पॉइंट पे चर्चा हो गई थी। आज नंबर्स क्लासिफिकेशन हम नंबर पूरा शुरू से लेकर और अंत तक इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से ही स्पष्ट है कि संख्या पद्धति वो जिसमें संख्याओं को लिखने की जो भी तौर तरीके होंगे। संख्या को लिखने के ये 4 पद्धति हैं: दशमलव संख्या पद्धति, बाइनरी संख्या, ऑक्टाडेसिमल और हेक्साडेसिमल। दशमलव संख्या पद्धति ही हमारे सिलेबस में है, बाकी ये तीनों आपकी जानकारी के लिए था। तो हम लोग सिर्फ अब दशमलव संख्या पद्धति ही देखेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 10 डिजिट होते हैं, 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दशमलव संख्या पद्धति में कुल 10 डिजिट होते हैं। अब इन्हीं संख्याओं, इन्हीं डिजिट को लेकर के हम कोई संख्या लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 5 6 7 8 9, 4 डिजिट से मिलकर ये बनी हुई है संख्या। इसमें प्रत्येक संख्या का अपना 2 मान है। एक तो है फेस वैल्यू यानी एक्चुअल वैल्यू यानी वास्तविक मान। दूसरा क्या है? प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। फेस वैल्यू तो वही है जो संख्या लिखी हुई है, वो उसका फेस वैल्यू हो गया, भले वो यहां लिखी हो या यहां लिखी हो। और जो प्लेस वैल्यू होता है उसमें हम क्या करते हैं, संख्या को लिख लेते हैं, उसके बाद हम काउंट कर लेते हैं कितनी संख्याएं हैं, उतना 0 बढ़ा देते हैं। ऐसे जब 6 लिखेंगे तो 3 0 बढ़ा लेंगे, 7 लिखेंगे 2 0, 8 लिखेंगे 1 0, 9 के बाद 0 नहीं, चुकी है इकाई पे। तो इस प्रकार हम ये पाते हैं कि इकाई का जो अंक होता है उसके प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम होती है। अब पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण क्या है? सबसे पहले हम एक संख्या लेंगे जो क्या होगी, सम्मिश्र संख्या होगी। सम्मिश्र संख्या को 2 पार्ट में बांट लेंगे, या तो वो रियल होगी या तो इमेजिनरी। इमेजिनरी जो नंबर होगा उसे कहते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इसके बारे में हमको ज्यादा अध्ययन करना है नहीं क्योंकि सिलेबस में है नहीं,
बस इतना याद रखेंगे कि इमेजिनरी नंबर को आई से डिनोट करते हैं और आई का मान √-1 और आई स्क्वायर का मान -1 होता है। बस इसका इससे ज्यादा कोई काम नहीं। बच्चा रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? -∞ से लेकर के +∞ तक जितने भी संख्याएं हैं वो सबके सब क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर दो प्रकार का होगा, या तो ये दशमलव में होगा और या तो ये पूर्ण होगा। जो दशमलव की संख्याएं होंगी वो भी दो प्रकार की होंगी। एक होगा रिपीटेड दशमलव, एक रिपीट करेगा, और एक होगा नॉन रिपीट। अब रिपीट और नॉन रिपीट से क्या अर्थ है ये समझे। जैसे हम लिखते हैं 0.3 या 0.33 या 0.333। ठीक। नॉन रिपीटेड क्या होता है? एक बार एक संख्या जो आ गई तो दोबारा फिर ना आए। जैसे 0.1732, तो ये क्या हो गए? नॉन रिपीटेड हो गया। जो रिपीटेड संख्याएं हैं ये रिपीटेड, जो रिपीटेड यानी रिपीट डेसिमल नंबर है 0.3, इसको हम लिख सकते हैं 3/10। 0.33 को 3 बार लिख सकते हैं और इसको हम 3/9 लिखेंगे। हमको याद होना चाहिए बार लगने के बाद एक हर से एक अंक घट जाता है, एक संख्या घट जाती है, 3/9। जब हम इसको इस प्रकार लिखते हैं तो ये पाते हैं कि ये p/q के रूप में लिखा है, मतलब परमीय संख्या। ठीक। इसको हम इस प्रकार लिख नहीं सकते हैं, तो ये p/q के रूप में नहीं लिखा है, मतलब अपरमीय संख्या। तो हम आगे देखेंगे रियल नंबर में दशमलव संख्याओं, जो रिपीटेड दशमलव थे उससे परमीय संख्या, जो नॉन रिपीट थे वो अपरमीय संख्या। तो परमीय संख्या क्या होगी? परमीय संख्या यानी रेशनल नंबर p/q के रूप में लिखियो और q का मान 0 ना हो। आपसे पूछ लिया जाए 1/0 क्या है, तो ये परमीय संख्या नहीं है, क्योंकि q का मान यहाँ क्या है? 0 है। जबकि कंडीशन क्या होता है कि q का मान 0 ना हो। ये होगी परमीय संख्या। अपरमीय संख्या क्या है? हमने अभी देखा कि जो नॉन रिपीट डेसिमल नंबर है वो अपरमीय संख्याएं बनाती हैं। तो अपरमीय संख्या क्या हो जाएंगी? जो p/q के रूप में ना, तो ये हो जाएंगी अपरमीय संख्या। कुछ लोग पाई को लेकर के कंफ्यूज में रहते हैं कि पाई एक परमीय संख्या की अपरमीय संख्या। उसके पीछे का कारण ये है कि पाई का मान कहीं कहीं हम 22/7 रख लेते हैं, और जब 22/7 रख लेते हैं तो ये p/q का रूप ले लेता है, और जब ये p/q का रूप ले लेता है तो हमको ये लगने लगता है कि ये परमीय संख्या है। जबकि पाई का ये फिक्स मान नहीं है, तो हम कैलकुलेट करने के लिए ले लेते हैं। पाई का जो अभी तक का अधिकतम जिसने मान निकाल के रिकॉर्ड बनाया वो पाई का दशमलव के 75,000वें स्थान तक खुद में याद कर रखा पाई का मान। अगर आप इससे ज्यादा याद करते हैं तो आप रिकॉर्ड में आ सकते हैं, प्रयास करिए, संभव है सर। तो पाई का जो मान है वो 22/7 नहीं है, और पाई एक अपरमीय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरमीय संख्या। ठीक। अब हमने
रियल नंबर को दो पार्टों में देखा था, एक पूर्ण और एक दशमलव। तो जो पूर्ण संख्या है उनको इंटीजर्स बोलते हैं, यानी पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं क्या है? बस वही -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इधर भी डॉट डॉट और इधर भी डॉट डॉट। ये सारी की सारी क्या है? पूर्णांक संख्या। यानी ये तीन पार्ट में होती है, ऐसे प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स, यानी धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, और बीच में होता है जीरो। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इसी को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ऐसे निगेटिव इंटीजर्स देख लीजिए, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। पूर्णांक से हमने समझा, पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का जो सेट होगा, नेचुरल नंबर का जो सेट होगा वो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5। नेचुरल नंबर के सेट में जब हम जीरो को ऐड कर देते हैं, पूरे सेट में ऐड करते हैं जब, अब ये क्या हो गया? होल नंबर। कुछ लोग जीरो को ही होल नंबर कहते हैं, बिल्कुल गलत है। होल नंबर संख्याओं का एक सेट है जिसमें जीरो समाहित है। जीरो होल नंबर नहीं है। अब आगे का जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं, अगला पार्ट, इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर वो जो 2 से डिवाइड हो जाए, और ऑड नंबर 2 से या किसी संख्या से डिवाइड हो लेकिन 2 का वो फैक्टर हो। जिस भी संख्या से हम डिवाइड करें तो इवन नंबर वो जो 2 से डिवाइड हो जाए, और ऑड नंबर के लिए कंडीशन है कि केवल 2 से डिवाइड ना हो, केवल 2 से विभाजित ना हो, केवल 2 से। इवन नंबर 2 से विभाजित हो और ऑड नंबर वो जो केवल 2 से विभाजित ना हो। जीरो को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि जीरो क्या है, जीरो इवन है या ऑड, जीरो इवन है या ऑड। तो ये इवन नंबर है। चलिए हम आपको समझाते हैं कैसे। इस प्रकार इवन नंबर का जब हम सेट लेंगे तो 4, 6, 8 ये सारे के सारे क्या है? इवन नंबर है। ऑड नंबर 3, 5, 7, 9 ये सब ऑड नंबर। इवन नंबर में हम क्या पाते हैं? अगर माइनस अनंत से शुरू करें तो 2 का अंतर है इसमें, -4, -2। फिर जब इसमें हम 2 जोड़ेंगे -2 में तो क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। उसके बाद 2 जोड़ेंगे 2, फिर 4। और इवन नंबर अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, -7 इसमें 2 जोड़ेंगे, -5 इसमें 2 जोड़ेंगे, -3 इसमें 2 जोड़ेंगे, -1 जब इसमें 2 जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होगा, ना कि 0। इस प्रकार ये क्या है? 0 क्या है? इवन नंबर है। चलिए एक चीज और बताते हैं, इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन, ऑड प्लस ऑड
यानी ऑड नंबर का अगर हम प्लस करते हैं तो हमको इवन प्राप्त होता है। इस पे रखकर दो सम संख्याओं का जोड़ क्या होता है, सम होता है। तो अगर जीरो को हम सम संख्या मानते हैं तो हम ये पाते हैं कि -2 प्लस 0 इक्वल टू -2, जो कि एक इवन नंबर है। एक बार और कोशिश करते हैं कि जीरो सम संख्या है कि विषम संख्या। अब अगर हम एक बार जीरो को विषम संख्या मान लें तो दो विषम संख्याओं का योग क्या होता है, सम संख्या होता है। तो इस प्रकार -1 में अगर हम जीरो जोड़ दें तो हमको -1 प्राप्त होता है, जो कि एक ऑड नंबर है। जबकि कंडीशन क्या है कि जब दो ऑड नंबर को जोड़ा जाता है तो हमको इवन मिलना चाहिए। तो इस प्रकार जब हम जीरो को ऑड लेते हैं तो देखते हैं कि हमको ऑड ही प्राप्त होता है। तो इसलिए जीरो यहाँ पे ऑड नहीं हो सकता। तो जीरो क्या है, जीरो एक इवन नंबर है। ठीक, सम विषम आपका हो गया। अब आते हैं आगे। परिमेय संख्या का एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि दो परिमेय संख्याएं अगर ए और बी हैं तो उनके बीच की परिमेय संख्या बताइए। तो दो परिमेय संख्या अगर ए और बी हैं तो उनके बीच की परिमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है ए के प्लस बी अपान के प्लस 1, जहां के बराबर 1 2 3 4 5 होता है। ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दो संख्याओं के बीच की जो अपरिमेय संख्या है उसे ज्ञात करने के लिए, तो उसके लिए फार्मूला होता है अंडर ए बी। ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से जो क्वेश्चन से राइज होते हैं, ज्यादा मोस्टली एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। परिमेय संख्या तो कई बार एग्जाम में पूछा ही गया है। तो उसके लिए आपको याद रखना है ए के प्लस बी अपान के प्लस 1। अब भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या देखेंगे हम। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए थोड़ा ज्यादा ही ध्यान दीजिएगा। वो संख्याएं जो स्वयं से एक से तो विभाजित होती ही हो, इन दोनों के सिवाय किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या है, वह संख्या जो या तो एक से या तो स्वयं से विभाजित होती हैं। वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। जैसे 3 2 5 7, ये सब की सब क्या है, अभाज्य संख्या। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी संख्या अभाज्य क्या है, 2। यहां हम 3 प्रकार से अगर डिवाइड कर लें तो हो गया ये, यहां हो गया भाज्य, यहां हो गया अभाज्य। तो यहां होता है एक, और एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अभाज्य संख्या है सबसे छोटी संख्या 2 3 5 7, और भाज्य संख्याएं 4 6 8, ये सब। एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य ही है और ना अभाज्य है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि को प्राइम क्या है, सहभाज्य जिसे बोलते हैं। को प्राइम, और एक होता है अपेक्षित
अभाज्य। अभाज्य ये रिलेटिवली प्राइम नंबर। सहअभाज्य और इसमें दोनों में क्या अंतर है आप लोग जान लीजिए। कुछ लोग को प्राइम को ही रिलेटिवली प्राइम नंबर मानते हैं, लेकिन गलत है। अपेक्षित अभाज्य वो संख्या होती है, यानी वो संख्याओं का सेट होता है जिसका एचसीएफ क्या हो, यानी माशा क्या हो, 1 हो। ऐसी दो संख्याओं का समूह जिनका एचसीएफ 1 हो, ये अपेक्षित अभाज्य संख्या कहलाती है। अपेक्षित अभाज्य संख्याओं के जो सेट में कोई जरूरी नहीं है कि वो दोनों अभाज्य संख्याएं ही हों। जैसे 5 और 6, यहां 6 क्या है, ये तो अभाज्य नहीं है। चूंकि अपेक्षित अभाज्य जो है वो एक कंडीशन का सिर्फ पालन करता, वो ये कि इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 1 होना चाहिए। ठीक। सहअभाज्य में क्या है, सहअभाज्य में ये कंडीशन तो है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों संख्याएं प्राइम संख्याएं होनी चाहिए, यानी प्राइम नंबर होनी चाहिए। यानी अगर हम 3 और 5 लिखते हैं तो ये को प्राइम नंबर है। अगर हम यहाँ 5 और 7 लिखते हैं तो ये को प्राइम नंबर है। ठीक। बस दोनों में इतना सा अंतर है, इसमें ऐसी संख्याओं का समूह हो जिसमें एचसीएफ तो 1 हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं प्राइम संख्याएं होनी चाहिए, यानी प्राइम नंबर होने चाहिए। लेकिन सहअभाज्य में क्या है कि दोनों का एचसीएफ 1 हो, लेकिन ये कंडीशन है कि दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। संख्याओं के वर्गीकरण में 1-2 टॉपिक जो इस लेक्चर के बाद बचा रह जाता है वो कल आगे आप लोग को बताने के बाद, जितने भी इसके क्वेश्चंस पहले लगाए जा चुके हैं उसके बाद जो बचे हैं नंबर सिस्टम से वो हम आगे देखेंगे। ये हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि आप क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स उस दिन पूरा नहीं बताए थे, तो आज एक पूरी तरीके से मुझे समझा दीजिए। तो हमने इसलिए एक लेक्चर सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का लिया और संख्याओं के वर्गीकरण को पूरी तरीके से हमने आप लोगों के सामने बहुत ही सहज और आसान भाषा में रख दिया। दोनों में क्या कंडीशन है, क्या आपको देखना है, क्या नहीं देखना है, जीरो क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है, बहुत सारे टीचर्स बताते हैं। तो इस प्रकार से आज के लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं। कल पूरा एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।